So, welcome back everybody to this wonderful session and this is lecture number 4. या 3 लेक्चर हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं एंड अगेन वी आर डूइंग मोल कॉन्सेप्ट बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट पहला सेक्शन. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट. दिस इज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4. ओके, काफी कुछ हमने पढ़ लिया यार इस चैप्टर में और बहुत ही पिछला सेशन जो था दैट वाज योर प्रैक्टिस सेशन लेक्चर नंबर 3. तो मेक श्योर कि आपको प्रैक्टिस सेशन अटेंड करनी ही है. ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमने प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था कि यार उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने का फायदा क्या है, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वगैरह वगैरह. हमने पिछले प्रीवियस सेक्शन में वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी. ठीक है, अगेन दिस इज लेक्चर नंबर 4 एंड वील कंटिन्यू फॉरवर्ड. इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पढ़नी है. सो बिफोर मूविंग टू आवर मेन कंटेंट आई वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. जो मुझे जानते हैं जॉल एंड गुड, जो नहीं जानते इट्स ओके. माय नेम इज शुभम उपाध्याय. आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर. फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट मैं हैंडल करता हूँ. Basically I am pursuing BTech from Institute of Engineering and Technology, Lucknow, primarily rank 1 institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical Universities. I've also 3+ year of teaching experience. I'm a JEE Main qualified candidate and mentor 1000+ student live. आप ही के previous 2 batches से continuous मैं पढ़ाते आ रहा हूँ. ठीक है, and also I produce multiple AIR in AMEEEE. As usual, these are all my small experiences जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाहता था. वेल, ये सब सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है फिलहाल. नाउ वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर क्लास ऑफ. सबसे पहली बात, ये सारी लेक्चर नंबर 1 की चीज़ है, ये सब हम पढ़ चुके हैं और ये नोट्स वगैरह भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. अच्छा, आज मैं आपको बता दूंगा कि मेरा जो कंटेंट है वो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको दिखा दूंगा कि आप मेरे कंटेंट को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो चलते हैं. ये सारी प्रैक्टिस सेशंस की बातें थी, ये सब प्रीवियस लेक्चर में सब ऑलरेडी हो चुका है. बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने किए थे. आज की शुरुआत हम करेंगे फ्रॉम वेरी न्यू स्लाइड दैट इज लेक्चर नंबर 4. हेडिंग दे लीजिएगा, दिस इज लेक्चर नंबर 04. ठीक है, और बेसिकली आज का जो शुरुआत है, अच्छा उससे पहले मैंने आपको बताया था ये सारे क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे. तो इनिशियली मैंने आपको टाइप 2 के बारे में पहले बताया था. जब हमारा सेशन 3 शुरू हुआ था, लेक्चर नंबर 3 शुरू हुआ था प्रैक्टिशन, तो मैंने उसमें टाइप 2 के बारे में बताया था. टाइप 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन हो और उस टाइम आपको मोल निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं. उसके बाद हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम सब निकालना सीखा था. ठीक है, टाइप 2 का ही एक छोटा सा पार्ट रह गया था जो कि पिछले वीडियो काफी 1 घंटे की हो गई थी, थोड़ा लेंदी हो गया था क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हमने सॉल्व किए थे. इसीलिए थोड़ा सा वही टाइप 2 के बाद का ये पार्ट है. तो आप आज के सेशन की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं. टॉपिक नोट डाउन करिएगा. आज हम इंट्रोडक्शन लेते हुए चलेंगे किसका, फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की थोड़ा सा पहले इनके बारे में जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन विल प्रोसीड टू आवर टाइप 3. मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके हैं मोल के, तो आज टाइप 3 भी कवर अप हो जाएगा. ठीक है, आज के सेशन के एंड तक. ओके, तो थोड़ा सा बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. अच्छा, ये तो सबको पता है यार, ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि भैया जो एटम्स हैं, एटम्स के 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से भैया? अगर मैं एटम्स के पार्टिकल को मैं यहाँ लिखूं तो वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के कौन कौन से हैं? ठीक है, सबको पता है सर. पहला, द वेरी बेसिक, इलेक्ट्रॉन, सबको पता है. दूसरा होता है सर प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन. भैया एटम इन्हीं तीनों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. तो क्या ये तीनों को मैं फंडामेंटल पार्टिकल कह सकता हूँ? ऑब्वियसली. ये तो पार्टिकल्स है मान लो. अच्छा, लगे हाथ सर इनका थोड़ा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बता दो कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन कहीं रिप्रेजेंट करना हो तो उसको सिंबल के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहां मैं लिखता हूं सिंबल्स. तो इलेक्ट्रॉन के सिंबल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, प्रोटॉन के सिंबल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन के सिंबल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ ई, पी और एन लिखने के साथ साथ हम इनके चार्जेस को भी दिखाते हैं. ठीक है, तो इनका सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है -1 और ऊपर होता है 0. प्रोटॉन का सिंपल रिप्रेजेंटेशन +1, ऊपर होता है 1. और न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 और 1. ठीक है, इसका सिंपल से कहने का मतलब क्या है? इसका सिंपल से कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है ये निगेटिवली चार्ज होते हैं. कैसे? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो ये तो सारी की सारी बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता भी है, बस मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं. ये पॉजिटिवली चार्ज होता है
और भैया ये न्यूट्रॉन है तो ये न्यूट्रल रहता है, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वही मैंने इसलिए -1 +1 और 0 लिखा है। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ठीक है सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रख लो, क्योंकि इस चैप्टर में हमको मास से ही सारी कैलकुलेशंस करनी है, क्योंकि मास, मोल्स, मोलर मास, यही सब तो है यार, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बेसिकली हम इन पार्टिकल्स का पहले थोड़ा सा मास का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, और ये डेटा आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एंड अगेन न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो भी 1.674, प्रोटॉन से हल्का ज्यादा होता है। बाकी डेटा सेम है, तो आप इसको 1.67 भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल। भैया पार्टिकल्स हैं कौन से, उनका सिंबल्स क्या है, और बेसिकली उनके मासेस का डेटा क्या है, क्योंकि ये डेटा यूज होता है, इस वजह से मैंने मास जो है वो यहाँ कैलकुलेट करा दिया। अच्छा सर, चार्ज की बात करें तो यहाँ वो भी डाल लो। चार्ज मतलब भैया एक सिंगल पार्टिकल पे, जैसे आपने बोला कि ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो इनकी चार्ज की वैल्यू तो होगी बिल्कुल। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस में होता है। 1 प्रोटॉन का चार्ज, इसी को बस प्लस कर दो सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 न्यूट्रॉन जो होता है उसके चार्ज होते हैं 0 कूलम, क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है तो चार्ज होगा ही नहीं, इसलिए मैंने चार्ज का भी डेटा साइड में आपको दे दिया। तो ये एक टेबल छोटा सा था जो मैं आपको बताना चाहता था, हालांकि ये तो आपको पता होता है ऑलरेडी, लेकिन कोई बात नहीं यार, वापस से बेसिक्स के साथ हम चल रहे हैं तो सारी चीजें रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताने का सिग्निफिकेंस क्या था, तो यार इससे ना कभी कभी क्या करते हैं ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है मूल कॉन्सेप्ट में, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, अगर एक मोल कोई सब्सटेंस दे दिया वो जो कि आयोनिक सब्सटेंस हो तो उसमें कितना नंबर ऑफ चार्ज होगा या नंबर ऑफ मोल्स होगा, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इसीलिए मैं एक बढ़िया आपको एग्जाम्पल कराता हूं। ठीक है, जिस एग्जाम्पल में आपको सिखाऊंगा कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पीसीज गिवन है तो उस गिवन स्पीसीज से आप पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर आपको ये कैलकुलेट करने आएगा तो आप इजिली मोल्स और वो सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं इसको समझा रहा हूँ। मेरा ज्यादा अप्रोच ऐसा ही होता है। ठीक है, थ्योरी तो मैं बहुत अच्छी पढ़ाता ही हूँ, साथ में न्यूमेरिकल की भी कोशिश करता हूँ कि न्यूमेरिकल भी लेके चलते चलूं। तो आप इसको चेक कीजिए एक बार कि काउंट द नंबर ऑफ, हमारा क्वेश्चन है कि एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। काउंट, हालांकि है ये कॉन्सेप्ट बट हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द गिवन स्पीसीज। ठीक है, हमारे पास कुछ स्पीसीज दी हुई है, और वो स्पीसीज कौन सी है। पहला है सर ओ, इसमें लिखा हुआ है 8 और 16। दूसरा स्पीसीज है सर Al3+, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 13। O2-, अगली स्पीसीज है CO3 2-, और अगली स्पीसीज है SO4 2-। अब सोचो ये सारी स्पीसीज हैं। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। क्या, देखो ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, अगेन ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो ये सारे क्या एलिमेंट है। तो याद रख लो, किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई एलिमेंट एक्स है तो उसके एक्स एलिमेंट में अगर हमको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि उस एलिमेंट को पहले लिखते हैं। ठीक है, उस एलिमेंट के नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और उस एलिमेंट के ऊपर हम उसका एटॉमिक मास, या फिर इसको मास नंबर भी कहा जाता है, तो आप इसको मास नंबर लिखो, मास नंबर। तो अगर कोई भी एलिमेंट ऐसे लिखा है जैसे X24, इसका मतलब क्या है कि भैया जो X एलिमेंट है, इस X एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है और इस X एलिमेंट का मास नंबर 4 है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिक। तो इसीलिए आप इसको O8 और 16 देख के ये मत समझिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, वही मैं आपको समझाया हूं कि देखो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 18 और ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16।
वैसे ही एल्युमिनियम के जो नीचे ये 13 लिखा है, इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, और इसके ऊपर अगर आप मास नंबर भी लिख दे तो आप एल्युमिनियम का मास नंबर लिख सकते हैं, जो होता है 27। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ही ऐसे है, ठीक है। तो ये समझ आया आपको कि भैया नीचे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है क्या, एक्स, ए और जेड से। जेड का मतलब होता है मास नंबर, ए का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो एक बार पहले मुझे बता दीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूँ कि यस सर ये रिप्रेजेंटेशन है। सर हाउ टू एंटर इन आईआईटी, ओके। जेई मेन, आईआईटी जेई का एग्जाम होता है, सुने हो ना। तो उस आईआईटी जेई के एग्जाम को जब आप क्रैक करते हो, और सिर्फ क्रैक नहीं करते हो, बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्रैक करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपके यूपी में अगर ट्रिपल आईटी वगैरह को हटा दें, ठीक है, तो आईआईटी इज रैंक वन इंस्टीट्यूट, ठीक है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अपने कॉलेज का, बट आप सर्च कर सकते हो, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, ठीक है। तो अगर आपको एकेटीयू की काउंसलिंग होती है, ठीक है, उनमें रैंक वन इंस्टीट्यूट आईआईटी, एक अच्छे मार्क्स अगर आपके होते हैं 97 98 परसेंटाइल परसेंटाइल बनते हैं जेई में, ठीक है, तो फिर आपको आईआईटी मिल सकता है अच्छे ब्रांच से, ठीक है। नहीं, विदाउट जेई में नहीं होता बच्चा एडमिशन, जेई में इज मस्ट, ठीक है। चलो ये समझ आ गया ना, ओके। चलो फिर इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। अब हमारा सवाल ये है क्या कि सर हमको कैलकुलेट करना है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सोचो, लिखते जाते हैं, ठीक है। इस स्पीसीज को एक बार यहाँ लिख लेते हैं, कैसे, O816 ये दिया हुआ था, यहाँ क्या दिया हुआ था, एल्यूमिनियम 3+ और 13, यहाँ दिया हुआ था O2-, यहाँ दिया हुआ था CO3 2-, और यहाँ दिया हुआ था SO4 2-, ठीक है। चलो अब बारी बारी से हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, नीचे लिखेंगे प्रोटॉन, और यहाँ लिखेंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो पहले स्पीसीज की बात करें, ठीक है, पहले स्पीसीज की बात करें, तो एक चीज हमेशा याद रख लो, क्या, अच्छा मैं पहले तुमको प्रोटॉन लिखाना सिखाता हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन लिखना सिखाता हूँ, क्यों ऐसा मैं अभी बताऊंगा। तो पहले आप हेडिंग डाल लो, पहले लिखेंगे प्रोटॉन, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, और फिर लिखेंगे न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो अब देखो, जब मैं फर्स्ट स्पीसी पे आया तो मुझे मिला ऑक्सीजन। अब मैंने क्या बोला कि ध्यान से चेक करो, ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा हुआ है, 8। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का जितना एटॉमिक नंबर, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बात है, तो बड़ा सिंपल हो गया सर। मतलब किसी भी एलिमेंट का मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो तो मैं उसके एटॉमिक नंबर को पहले देख लूंगा, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर होंगे। तो पहली स्पीसीज के अंदर मुझे अगर प्रोटॉन का नंबर लिखना हो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नीचे कितना है, 18। तो मैं लिख दूंगा कि सर इसमें होंगे 8, 8 प्रोटॉन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। वैसे ही एल्यूमिनियम की तरफ में बढ़ा, अब एल्यूमिनियम में नीचे दिख रहा है 13, मतलब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो भैया एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा 13। अच्छा चलो भैया, वैसे ही ऑक्सीजन, भैया भले 2- है लेकिन है तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का अगेन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, मतलब इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 8 होंगे। क्या बात है। फिर आ गए हम थर्ड स्पीसीज पे। अच्छा थर्ड स्पीसीज में देखो, थर्ड स्पीसीज में क्या है, भैया इस बार कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, CO3 है। तो इसका मतलब ये है कि भैया कार्बन का अलग हम एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का अलग कैलकुलेट करेंगे। भैया कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। बट यहाँ एक ऑक्सीजन का 8 होता है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जब मैं सबको जोड़ूंगा तो 24 और 6 कितना होता है, 30। मतलब CO3 का, एक कहूं इन शॉर्ट में कहूं तो CO3 का अगर मैं एटॉमिक नंबर अलग अलग कैलकुलेट करूं और सबको जोड़ दूं तो वैल्यू आ रही है 30। और मैंने बोला था कि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मैं साफ साफ यहाँ क्या लिख दूंगा, 30 लिख दूंगा। क्या बात है, इतना सिंपल है। यस इट इज। अगेन SO4 में जाओ, SO4 मतलब आगे अलग अलग कैलकुलेट करो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, भैया एक का 8 तो 4 का कितना होगा, 32। तो क्या 16 और प्लस 32 टोटल 48 हो जाएगा, बिल्कुल। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, 48 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब प्रोटॉन अगर हमको निकालना हो किसी भी स्पीसीज का, किसी भी एलिमेंट का, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसका टोटल एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, जैसे CO3 है, SO4 है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, जोड़ देंगे, वही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। क्या बात है, ठीक है। चलो भैया अब रही बात इलेक्ट्रॉन की। अब सोचो,
इलेक्ट्रॉन याद रख लो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, इतना इजी, बिल्कुल। बट एक कंडीशन है, क्या? कि वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब अगर उस स्पीसीज पे पहले से कोई चार्ज नहीं है, तब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे। तो पहले स्पीसीज पे ध्यान दो, इस स्पीसीज पे ध्यान दो। क्या आपको कहीं भी ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? क्या मैंने कहीं भी यहाँ प्लस या माइनस लिखा है? आंसर इज नहीं। ये तो सिंपल है, मतलब ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो अगर न्यूट्रल पार्टिकल, तो फॉर अ न्यूट्रल पार्टिकल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके अंदर 8 हैं प्रोटॉन, तो इसके अंदर भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या बात है। अच्छा, सेकंड एलिमेंट पर चेक करो। भैया इस बार एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस का चार्ज है, तो अब डायरेक्ट यहाँ 13 लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता 13। तो कितना होगा? तो सोचो, अगर मान लो ये चार्ज नहीं होता तो 13 होता, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर 3 प्लस का चार्ज है, तो प्लस का चार्ज कब आता है? जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो पहले होना चाहिए था 13, और उसमें से मैंने अगर 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 प्लस का चार्ज है, और प्लस का चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन जाता है। इट मीन्स ये होगा 10। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि अगर प्लस चार्ज कहीं दिखेगा तो 3 प्लस है, तो 13 में से 3 घटा दो तो 10 हो जाएगा। अच्छा, वैसे ही भैया O2 माइनस पे, O2 माइनस ये भी न्यूट्रल नहीं है, इस पे भी 2 माइनस चार्ज है। अच्छा, अगर चार्ज नहीं होता तो ऑक्सीजन के लिए जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट क्योंकि 2 माइनस का चार्ज है, और माइनस का चार्ज मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है, इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। मतलब पहले 8 था, उसने 2 और गेन कर लिया, तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा, वैसे यहाँ चेक करो, CO3 2 माइनस। अब अगेन मान लो अगर ये 2 माइनस नहीं होता, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट क्योंकि भैया 2 माइनस तो है, इसीलिए पहले अगर प्रोटॉन की वैल्यू 30 थी और 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, इट मींस यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 हो गए। क्या बात है भैया। अच्छा, वैसे ही SO4 2 माइनस, मान लो ये 2 माइनस नहीं होता, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट क्योंकि 2 माइनस है सर, इसीलिए क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे। भैया 48 में 2 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट बात, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। न्यूट्रॉन निकालने का मतलब क्या है? कि भैया जो ऊपर लिखा है उसके मास नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो जितनी वैल्यू आएगी वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। क्या बात है सर। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मुझे निकालना हो, तो यहां फॉर्मूला साइड में नोट कर लो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास नंबर मतलब Z माइनस एटॉमिक नंबर मतलब A, मतलब Z माइनस A इज इक्वल्स टू N। ये फॉर्मूला है। मतलब जो ऊपर लिखा है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? 16, नीचे 8, तो 16 माइनस 8 8, ऐसे निकलता है भैया। अच्छा, वैसे ही एल्युमिनियम, तो याद रख लो एल्युमिनियम का मास नंबर 27 होता है। भले यहां लिखा नहीं है बट आपको याद होना चाहिए। अब 27 में से 13 माइनस करोगे, सोचो कितना आएगा? 14। यहाँ देखो 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आया, 27 में 13 माइनस करो कितना होगा? 14। वैसे ही ऑक्सीजन का ऊपर होता है 16, नीचे होता है 8, तो अगेन 16 में से 8 माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। अब तो यहाँ देखो, यहाँ अच्छा है, ये देखो यहाँ लिखा है CO3, तो इसको ना अलग अलग, इसको अलग अलग लिखो। कैसे? CO3 कार्बन का अलग लिखो, ऑक्सीजन का अलग लिखो। तो कार्बन का अलग जब लिखोगे तो कार्बन कितना होता है? सोच के देखो, 6 और 12। और ऑक्सीजन कितना होता है भैया? 8 और 16। तो अगर यहाँ एक कार्बन है तो 12 में से 6 जब माइनस करोगे तो सिर्फ कार्बन का कितना होगा? 6 होगा। प्लस एक ऑक्सीजन का 6, क्यों? क्योंकि 16, एक ऑक्सीजन का 8। कैसे 8? क्योंकि 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 होता है। बट क्योंकि 3 है तो क्या मैं इसको 8 इंटू 3 कर दूं? मतलब ये 6, ये 24, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 30। तो क्या टोटल नंबर न्यूट्रॉन यहाँ 30 है? क्या बात है सर। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते वक्त हमको चार्ज देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए? उसका मास नंबर कितना है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अच्छा, वैसे ही SO4 का बता दो। तो SO4 लिखा है तो पहले सल्फर का अलग लिख लो। सल्फर का होता है 16
और 32, क्योंकि मास नंबर होता है 32, एटॉमिक नंबर होता है 16। वैसे ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 और 8। तो जब 32 में से 16 माइनस करोगे तो सिर्फ सल्फर का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 16, प्लस ऑक्सीजन का भी तो है। तो एक ऑक्सीजन का 16 में से 8 माइनस करो 8, बट यहाँ टोटल ऑक्सीजन 4 है, तो क्या 8 इंटू 4 कर दूं, मतलब 16 और प्लस 32, इसका मतलब कितने हैं 48। यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ कितने हैं 48 है। यहाँ कितने हैं 48। तो आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ 48 लिख देता हूँ। तो ऐसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही बेसिक चीज थी, बस क्योंकि बताना जरूरी था। आई थिंक आप समझ गए। क्या आप इस चीज को समझ गए? क्या आप सभी इस चीज को समझ गए कि यस सर आई गॉट इट, कि कैसे अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे? देखो बहुत से बच्चों को नहीं आता है ये, और ये जानना जरूरी है। सिर्फ इस रीजन की वजह से मैंने आपको बताया, क्योंकि आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में ये चीज यूज होगी। ठीक है, चलिए, ओके, वेरी गुड। चलिए अब प्रोसीड करते हैं। किधर भैया, ये तो सीख लिए, अब थोड़ा इस रिलेटेड क्वेश्चन करा दो। बिल्कुल, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमसे बोला है कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई ये कैसे कैलकुलेट करें? याद रख लो हमेशा, कैसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? अभी अभी पीछे पढ़ाया, पीछे लिखाया, कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। पीछे लिखवाया था, देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल है। एक इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज पता है सर, पर हमसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पूछा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो भैया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो सिंपल है सर, अगर मैं 1.6 मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूं Na से, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होता है Na, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1.6 इंटू 10 माइनस 19, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10 माइनस 19 इंटू Na। और मुझे पता है कि भैया 1 मोल इज इक्वल्स टू Na होता है, और Na कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस, नहीं 6.022 इंटू 10 पावर 23, माइनस नहीं होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो क्या अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जब आप इन दोनों कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आता है 96500 कूलम। बस इतना ही तो करना था भैया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता था, हमसे 1 मोल पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मोल मतलब क्या है 1 मोल मतलब Na। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 10 पावर 23, न जाने कितनी बार बता दूंगा, अब तो रट भी गया होगा। तो इस ये कितना आंसर आया, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 96500 कूलम। अच्छा, इसी को पता है, इसी को 1 फैराडे भी कहते हैं, इसीलिए 1F भी लिखा जाता है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है 96500 कूलम। यहाँ कूलम है, वहां फैराडे है, तो समझिएगा एक फैराडे मतलब 96500 कूलम। समझ आया ये चीज? इसी को 1 फैराडे भी कहा जाता है, या फिर 1 फैरेड भी कहा जाता है। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्लियर है बच्चा पार्टी? समझ आया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो 1 मोल का कैसे निकालेंगे? ठीक है, समझ आया? ओके, गुड। चलिए, चलिए, अच्छा, क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? देखो एक ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? देखो, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे, हमसे फैराडे में पूछा है, ठीक है, इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन। ये मजेदार है, ठीक है। क्या पूछा है? चार्ज बताइए कितना जब 1 मोल हम Na प्लस आयन का लेंगे, ठीक है। अच्छा, Na प्लस मतलब सबसे पहले तो ये Na मतलब सोडियम, ठीक है। ये बताओ कि Na प्लस जो बना होगा वो किससे बना होगा? ऑब्वियसली सर सोडियम से। पहले Na न्यूट्रल रहा होगा, और सोडियम से मतलब न्यूट्रल सोडियम से ये Na प्लस बना होगा। अच्छा ये बताओ, Na से Na प्लस जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भैया अगर इस Na में से एक इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूंगा ना,
तो ये जो Na है मतलब सोडियम है, इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये बताओ अगर मुझे Na से Na+ जाना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की। भैया एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दोगे ना सोडियम से, तो फिर वो Na+ बन जाएगा। मतलब एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो उतना प्लस चार्ज चले जाता है। अगर मान लो सर कहीं हमसे दिया होता कि Na2+ का बताओ, तो हम सबसे पहले क्या करते, Na लिखते, और Na से Na2+ जाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता। मतलब इन दोनों के बीच जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इसमें, वो कितने हैं? 2 हैं। वैसे ही अगर मैं मेरे एग्जाम्पल की बात करूं, जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 मोल Na+ आयन में निकालो, कितना होगा? तो ये तो हमको देख के पता चल गया कि भैया Na से Na+ जाने में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं? एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी Na+ बनेगा। इसका मतलब ये साफ साफ हमसे ये पूछ रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताओ। अरे ये तो अभी पीछे कैलकुलेट किया है, बस घुमाने के लिए उसने क्वेश्चन किस तरह से पूछ दिया, Na+ के फॉर्म में पूछ दिया। तो आपको चेक करना है, जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन। यहाँ चार्ज सिर्फ प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कूलम में कितनी होती है, 96500, और हमसे पूछा है फराड में, तो हम क्या बोलेंगे, 1 फराड। 1 फराड या फिर इसको 1 F। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिर्फ घुमाने के लिए हमसे पूछ दिया था। हमको ये पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या अब आपको समझ आया? क्या ये चीज आपको समझ आई कि यस सर, Na+ बनाए मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी बनाए। तो 1 मोल Na+ मतलब 1 मोल एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो। और अभी हमने पढ़ा कि 1 मोल एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज में कितनी है, 96500। ठीक है, चलो। अच्छा, वैसे ही एक और क्वेश्चन इस टाइप में आता है। ठीक है, मैं सारी वैरायटी अब करा देता हूँ, क्या परेशान ना होंगे बिल्कुल। ठीक है, वो क्या है भैया? वो है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से जो मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है, इसलिए मैंने फंडामेंटल पार्टिकल वाला टॉपिक पढ़ाया है, आपको समझ आ रहा होगा। 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन। अच्छा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, एजाइड आयन पता है क्या होता है? नोट कर लेना, ठीक है, लिख लेना नोट में। एजाइड आयन होता है N3-, मतलब 3 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो N3- एक नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको एजाइड आयन कहते हैं। हमको कितना है, 4.2 ग्राम हमको दिया है क्वेश्चन कि 4.2 ग्राम अगर हम लेते हैं N3- का, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सोचो कितना बढ़िया सवाल है ये। अब इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीके का इस्तेमाल करेंगे हम। कैसे? अब देखो, कैलकुलेट करते हैं। कभी भी आपको, मैंने क्या बोला था कि कहीं भी सर अगर आपको मास वास दिख जाए ना क्वेश्चन में, कहीं भी गिवन मास आपको दिख जाए, तो सबसे पहला काम स्टेप 1 आप क्या कीजिए, मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए पहले, सबसे पहला काम। तो हमको तो पता है सर कि अगर नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है भैया, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास क्वेश्चन में दिया है कितना, 4.2, और मोलर मास कितना होता है? तो ये तो बड़ा सिंपल है सर, ऑक्सीजन का मास एक का कितना होता है, सोचो, 14। मोलर मास तो 3 का कितना होगा सर, 42। तो 4.2 डिवाइडेड बाई 42, 0.1 मोल। मतलब ये तो पता चल गया सर कि 4.2 ग्राम में जो N3- होगा वो कितना होगा, 0.1 मोल के बराबर होगा। ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है कि N 4.2 ग्राम N3- मतलब कि 0.1 मोल ऑफ N3- में कितना होगा। क्यों? क्योंकि इस 4.2 ग्राम को मैंने मोल के फॉर्म में कितना लिख लिया, 0.1 मोल। तो सबसे पहला स्टेप, कहीं भी मास दिखता है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल आपको अगर पता चल गया तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल लेंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी निकालना हो और उसमें मास दिया हो सर ना, तो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मोल पहले कैलकुलेट कर लेना है। अब हमको ये 4.2 ग्राम की जरूरत नहीं है, हम इस 0.1 मोल से भी निकाल लेंगे वैल्यू। तो हमको इस मोल को पकड़ना है। ठीक है, अब मेरे साथ थोड़ा सोच के देखो कि सर अगर मैं 1 N3- की बात करता हूं, तो इस N3- में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने से सोच के बताओ। अगर मैं एक N3- की बात करता हूं, सिंपली कहने का मतलब, एक N3- कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 मोल N3- की बात करता हूं, 1 मोल N3- की बात करता हूं, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सर,
तो आओ कैलकुलेट कर लो। मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर n3 है, इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन होता है भैया, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो अगर 3 नाइट्रोजन है, तो मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले निकालने हो इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, अरे भैया नाइट्रोजन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 7 और 14। तो मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मैं निकाल लूं पहले, तो वो कितने होंगे, भैया एटॉमिक नंबर 7 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 3 ऑक्सीजन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 7 इंटू 3 मतलब 21। अब अगर मान लो कि सिर्फ ये N3 होता सर, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते, बट क्योंकि ये N3 माइनस है, तो यहां 21 के बराबर तो नहीं लिख सकते। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 21 है, बिल्कुल है, मैं मानता हूं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 21 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल नहीं है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया है। मतलब पहले 21 था, अगर एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दूं तो अब 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओ माय गॉड, मतलब 1 मोल N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 1 मोल में नहीं चाहिए ना, हमें 0.1 मोल में चाहिए। क्यों, क्योंकि 4.2 ग्राम में हमको चाहिए, और 4.2 ग्राम में 0.1 मोल होता है। तो अगर एक मोल N3 माइनस में 22 इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये बताओ, एक मोल लगा है मतलब यहाँ Na से मल्टीप्लाई भी हुआ होगा, बिल्कुल भैया, क्योंकि 1 मोल के अंदर क्या होता है, अरे एक इलेक्ट्रॉन इंटू Na। तो अगर 1 मोल N3 माइनस में 22 इलेक्ट्रॉन है, 1 N3 माइनस में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 1 मोल में लिखूं तो 22 इलेक्ट्रॉन इंटू Na। वैसे ही अगर 0.1 मोल N3 माइनस में निकालूं तो क्या हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन इंटू Na इंटू 0.1, मतलब 2.2 Na इलेक्ट्रॉन। तो ये है फाइनल आंसर। तो अगर आप चाहो तो आप इसको खोल के भी लिख लो, कैसे, 2.2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और आप इन दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या सीखा हमने कि भैया कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे और मास दिया हो, तो सबसे पहला काम चेक कर लेंगे कि उसमें मोल कितना है, फिर हम 1 मोल के लिए निकाल लेंगे। अगर 1 मोल के लिए निकाल लिए तो जितना मोल होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ आया, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने आराम आराम से समझाने की कोशिश की। क्या ये बात समझ आई, जल्दी बताओ बच्चा, क्या ये चीज समझ आई, आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मोल N3 माइनस में 22 इलेक्ट्रॉन इंटू Na। तो अगर 0.1 में चाहिए तो हमको 22 इलेक्ट्रॉन इंटू Na इंटू 0.1 करना पड़ेगा, इसलिए 2.2 Na। क्या समझ आया बात, टेल मी क्विक बच्चा, बता दो यार एक बार, समझ आया, चलो वेरी गुड, ओके, चलिए ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपकी कैसी, टाइप 2 तक की अभी तक, ठीक है। अब फाइनली हम मूव कर सकते हैं टू टाइप। देखो बहुत इनफ प्रैक्टिस भी करा दिया यार, इसकी तो प्रैक्टिस लेने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चंस खूब सारे कराते जा रहा हूँ, ऐसे ही सीखते चलते हैं, ठीक है। अब आता है टाइप 3 में, भैया तीसरे टाइप का मोल कैलकुलेशन कैसे पूछ सकता है। टाइप 1 क्या था भैया, जब मास गिवन था। टाइप 2 क्या था, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह गिवन था। टाइप 3 है, नोट कीजिएगा, अगर वॉल्यूम गिवन हो। हाँ हाँ हाँ, ये बढ़िया है, इफ वॉल्यूम इज गिवन, या फिर इफ वॉल्यूम ऑफ STP एंड NTP इज गिवन। अब ये बड़ा बढ़िया है, सुने भी होगे STP और NTP, ठीक है। या तो नॉर्मल वॉल्यूम दिया हो, या फिर वॉल्यूम एट STP और NTP निकालना हो, दो कंडीशंस हो सकते हैं टाइप 3 में, ठीक है। पहली चीज, ये STP और ये NTP है क्या सर, पहले ये तो समझाओ, तब तो समझाओगे कि वही वॉल्यूम एट STP और NTP क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ STP और वॉल्यूम ऑफ NTP क्या होता है ये पता ही नहीं है बच्चे को, और मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले हम समझेंगे कि भैया STP का मतलब क्या है, और फिर पढ़ेंगे NTP का मतलब क्या है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ओ इसलिए शॉर्ट में STP लिखा गया था, ओके। NTP का मतलब होता है नॉर्मल
टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, इसलिए इसको शॉर्ट में एनटीपी लिखा है। तो एसटीपी और एनटीपी का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। एसटीपी का मतलब कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा, ये बताओ, कभी ना कभी जब आप 11th पढ़ रहे होंगे तो आपने एक इक्वेशन जरूर सुनी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन सुनी है, जिसको कहते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यार इतना बेसिक तो सब सुन के रखता है, कभी कभी 11th पढ़े होगे अपने टाइम में, तो वहां सुनोगे कि आइडियल। मैं हालांकि चिंता ना करो, मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, कैटेगरी थर्मोडायनामिक्स पढ़ाना है ना, मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन सर होता है पीवी इज इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी, पढ़ा है। अच्छा, जहां एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो भैया अगर मुझे इसको एन यहां से निकाल के लिखना हो तो मैं एन को क्या लिख सकता हूं, पीवी अपॉन आर टी लिख सकता हूं ना। एन को क्या लिख सकता हूं, एन लिखता है पीवी अपॉन आर टी, जहां एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। और भैया अगर इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को मुझे वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना हो, अच्छा एक चीज ये है, क्या, जब भी इस इक्वेशन से हम वॉल्यूम लिखेंगे, मान के चलो कि n की वैल्यू को मैं 1 मान लेता हूं, मैं कहता हूं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इस इक्वेशन के अंदर वो 1 है। तो अब इसी इक्वेशन को अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो मैं pv इज इक्वल्स टू आरटी लिख सकता हूं, बिल्कुल। और अगर यहां से मुझे वॉल्यूम लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं आर टी अपॉन पी, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं सर। मतलब जो वॉल्यूम का टर्म है उस वॉल्यूम के टर्म में आर भी आ रहा है। अच्छा, आर क्या होता है, जिसको आर को कहते हैं रियल गैस कांस्टेंट, रियल गैस कांस्टेंट। टी क्या है सर, टी है टेम्परेचर, और पी क्या है, प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूम के मैंने क्या लिखा, आर इंटू टी अपॉन पी लिख सकता हूं, बिल्कुल। भैया एक इक्वेशन थी मेरे पास, ठीक है, मत चिंता करो कहां से है क्यों है, बस इस इक्वेशन को ध्यान दो। इस इक्वेशन कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। भैया अगर उस इक्वेशन में मैं एन की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा तो मैं सिंपली इक्वेशन को लिख सकता हूं पीवी इंटू पीवी इक्वल्स टू आर टी। और मुझे यहां से अगर वॉल्यूम निकालना हो, जहां वी क्या होता है, याद रखना वी होता है वॉल्यूम, तो हमको वॉल्यूम ही तो चाहिए, इसलिए मैंने वॉल्यूम को अलग किया। तो मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, आर टी अपॉन पी, ठीक है। अब सोचो, अगर कहा, अगर इसी वॉल्यूम में क्या आया, वॉल्यूम हमारा आर टी अपॉन पी, ठीक है। अगर इसी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, अगर इसी वॉल्यूम के फॉर्मूले में अगर मैं प्रेशर को 1 एटीएम रख दूं और टेम्परेचर की वैल्यू को 273 केल्विन रख दूं, 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये दो कंडीशन मैंने इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दी, और ये जो कंडीशन दोनों लगा के जो मुझे वॉल्यूम आंसर में मिलेगा इस फार्मूले से, ऊपर वाले फार्मूले से, इस वॉल्यूम को मैं कहता हूं एनटीपी। मतलब एनटीपी वॉल्यूम के लिए हमें प्रेशर को 1 एटीएम लेना पड़ता है और टेम्परेचर को 273 या फिर 0 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ता है। तो जब भी आर टी अपॉन पी, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ऊपर वाले, इस फार्मूले में अगर मैं प्रेशर को 1 एटीएम पुट करूं इस पी की जगह, और टेम्परेचर की जगह 273 केल्विन पुट करूं, और आर गैस कांस्टेंट उसकी एक वैल्यू होती है वो भी पुट करूं, तो उस पॉइंट पे जो वॉल्यूम मिलेगा उस वॉल्यूम को हम एनटीपी कहेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कोई वैल्यू वैल्यू बताएंगे क्या, तो वॉल्यूम एट एनटीपी हमेशा याद रख लो। जब भी क्वेश्चन में एनटीपी वॉल्यूम पूछे तो याद रख लो एनटीपी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। तो ये आपको असल में ये याद रखना है, वो तो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, बट आपको याद क्या रखना है कि कहीं भी अगर एनटीपी वॉल्यूम हमसे सर बोल दे तो हम डायरेक्टली वॉल्यूम की जगह क्या रख देंगे, 22.4 लीटर। ये आया कहां से, ये तब आया जब हमने प्रेशर की वैल्यू को 1 एटीएम पुट किया, जब टेम्परेचर की वैल्यू को 273 पुट किया, और आर की वैल्यू को पुट किया, तो जो वॉल्यूम आया इस फार्मूले से आर टी अपॉन पी से, वो आया 22.4 लीटर। इसी को कहते हैं वॉल्यूम एट एनटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर मान लो कि मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करनी हो एट एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो जो एनटीपी का वॉल्यूम है वो तो सर 22.4 लीटर आया, बट अगर मेरे को वॉल्यूम एट एसटीपी कैलकुलेट करना हो तो याद रख लो, यहां प्रेशर हमने 1 एटीएम रखा था, बस इस प्रेशर को आपको 1 बार कर देना है बस, यानी यूनिट में डिफरेंस आ गया।
बाकी टेम्परेचर को 273 केल्विन ही रखेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे। और जब आप अगेन इस RT अपॉन पी के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जो वॉल्यूम आएगा एट STP वो आएगा 22.7 लीटर। तो बस थोड़ा सा का अंतर होता है वॉल्यूम एट STP और वॉल्यूम एट NTP पे। ये था आपका वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम एट STP बोले या वॉल्यूम एट NTP बोले तो आप इजिली कैसे निकालेंगे? NTP बोले मतलब 22.4 लीटर उस जगह पुट कर देना है, और अगर STP बोलता है तो 22.7 लीटर डायरेक्टली पुट कर देना। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखनी है। ये आया कहाँ से, मैंने ये भी आपको समझा दिया। हालांकि ये आइडियल गैस इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से ध्यान देंगे। क्या ये समझ आया? बताओ जल्दी से कि STP और NTP की वैल्यूज वगैरह कैसे याद रखेंगे। 22.4 एंड 22.7, ठीक है। STP और NTP का मतलब समझ आया? बस दो ही चेंजेस करने हैं क्या। NTP के लिए कंडीशन क्या है? प्रेशर होनी चाहिए 1 atm, टेम्परेचर 273 या फिर 0 डिग्री केल्विन। और STP क्या है? प्रेशर होनी चाहिए 1 बार और टेम्परेचर अगेन वही सेम चीज है, बस वैल्यू थोड़ी अलग लगाएंगी, 22.4 एंड 22.7। अच्छा, अब ये तो खैर वॉल्यूम की बात थी, बट टाइप 3 का सर फार्मूला कहाँ है? टाइप 3 में हमें क्या था? नंबर ऑफ मोल निकालना था। तो टाइप 3 का फार्मूला मैं यहां लिखवा दे रहा हूं। टाइप 3 का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला कब? अगर वॉल्यूम दिया हो, किधर? STP या फिर NTP पे। तो याद रख लो, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है N, याद रख लो वो हमेशा होता है गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP या फिर NTP। ये है फॉर्मूला। और याद रखो क्वेश्चन में पहले से ही वॉल्यूम गिवन होगा, और जो पहले से वॉल्यूम गिवन होगा क्वेश्चन में वो हमेशा इन लीटर आप लेके चलेंगे। वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर ml दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो पहले। तो ये तीसरा फॉर्मूला आया हमारे पास, जिसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा। और गिवन को डेटा क्या होगा? गिवन डेटा वॉल्यूम का होगा ऑलरेडी, तो आपको ऊपर रखना है वॉल्यूम, बट कंडीशन ये है कि लीटर में रखना है। और नीचे आपको वॉल्यूम एट STP, अगर STP पे निकालने को बोले तो आप STP की जगह क्या पुट करेंगे? 22.7। अगर NTP पे निकालने को बोले तो आप वॉल्यूम नीचे की जगह क्या पुट करेंगे? 22.4। यह है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है। क्या चीज समझ आई? क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड, क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड। आओ इस फार्मूले का यूज ले लेते हैं फटाफट से, ठीक है। टाइम भी हो चला है, बट फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर हमारा टाइप 3 भी निपट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। कंडीशंस क्या है? क्वेश्चंस हैं इन 11.2 लीटर ऑफ O2 एट NTP, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट NTP। अगला है इन 89.6 लीटर ऑफ हीलियम एट NTP। अब तो आराम से आप निकाल लोगे, ठीक है। चौथा है इन 11.35 है ये लीटर ऑफ Ne, मतलब नियॉन एट STP। और पांचवा है आपका, यहां सब कवर अप कर दूंगा मैं, इसीलिए मैंने काफी लंबा क्वेश्चन पकड़ा है आपके लिए, ठीक है। इन 40.52 लीटर ऑफ आर्गन एट STP। और छठा क्वेश्चन जो बड़ा मजेदार था, ठीक है। ये बहुत अलग अलग क्वेश्चन थे, मैंने सबको कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो 50 लीटर ऑफ CO2 गैस एट 2 ATM एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलो भैया, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं टाइप 3 से, क्योंकि देखो वॉल्यूम्स गिवन है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि भैया कौन सा टाइप 1, कौन सा टाइप 2 और कौन सा टाइप 3, इसलिए मैंने डिफरेंशिएट करना सिखा दिया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है सर, हमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, तो बड़ा सिंपल है।
11.2 लीटर ऑफ O2, ठीक है। मैं फटाफट से कैलकुलेटर खोल लेता हूँ अपना, ताकि आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी कवर अप कर लेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक। लेकिन आप अपने सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ बट आप नहीं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इन 11.2 लीटर ऑफ O2 एट एनटीपी। बड़ा सिंपल है सर। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गिवन वॉल्यूम अपॉन एसटीपी और एनटीपी, तो हमसे एनटीपी पे निकालने को बोला है। अगर एनटीपी पे निकालने को बोला है तो 22.4 पुट करेंगे यहाँ। तो गिवन वॉल्यूम कितना है, लीटर है, बिल्कुल, कितना है 11.2, तो ऊपर हो जाएगा 11.2, नीचे हो जाएगा 22.4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 1/2, मतलब 0.5 मोल, 0.5 मोल, ठीक है। यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बट आप समझिएगा कि 0.5 है ये, ठीक है, ठीक है। 11.2 को जब आप 22.4 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा। चलो, कितना सिंपल क्वेश्चन सर, इतना इजी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। सेकंड वाला, इन 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट एनटीपी, 5.6 लीटर, तो बड़ा सिंपल है। लेकिन हमसे एनटीपी बोला है कि एसटीपी बोला है, पहले ये चेक करो। हमसे बोला है एनटीपी, एनटीपी मतलब 22.4, मतलब n इज इक्वल्स टू, गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6, तो 5.6 लीटर में भी है 22.4, इतना सिंपल, बिल्कुल। तो 5.6 जब आप 22.4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.25 मोल। अरे कितना ढरले से सॉल्व हो रहा है यार। थर्ड नंबर पे चलो, इन 89.6 लीटर, कितना दिया है 89.6, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए 89.6 लीटर ऊपर, और एनटीपी है कि एसटीपी है, अगेन एनटीपी है, तो 22.4। क्या बात है, मतलब 89, मैं फटाफट से कर दे रहा हूँ, 89.6 डिवाइडेड बाई 22.4, भैया 4 मोल आएगा इसका, तो कितना ही सिंपल है। चौथा, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, 11.35 लीटर ऑफ नियॉन एट एसटीपी। अब यहां मत कंफ्यूज होना, यहाँ 22.4 मत रख देना, 20.7 रखना है। तो 11.35 अपॉन 22.7, तो 11.35 अपॉन 22.7, 0.5 मोल। क्या बात है, इतना इजी, बिल्कुल यार, टाइप 3 तो और भी इजी था। अगेन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू कितना है 45.2 लीटर। अगेन एसटीपी है एनटीपी है, एसटीपी है कितना 22.7, तो 45.2 डिवाइडेड बाई 22.7, 1.99, मतलब ये 2 मोल मान लो अप्रॉक्स, 2 मोल ही मान लो, 1.99 समथिंग आएगा 45.2 और 22.7, ठीक है। अब पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आखिरी क्वेश्चन जरा पढ़ो, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। क्या है, 50 लीटर ऑफ CO2 गैस, ना तो एनटीपी ना तो एसटीपी, यहां बोल दिया 2 ATM और 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तो लोचा है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो अब इसको यूज करो, कौन सा, जो मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताया था उससे। सबसे पहले यहाँ वॉल्यूम तो हमको पता है, गिवन वॉल्यूम तो है, बट नीचे वाला जो वॉल्यूम होगा, अभी तक आप एसटीपी या एनटीपी मैंने स्टैंडर्ड आपको बता दिया था, बट यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। यहाँ 2 ATM हो गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो अब इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अभी भी हमने पढ़ा था, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर टी अपॉन पी। अब आर की वैल्यू हमेशा याद रख लो, या फिर इसको ऐसे निकाल लो डायरेक्टली। अगर ऐसा क्या वैल्यू गिवन है तो आपको वॉल्यूम यूज नहीं करना है, वॉल्यूम यूज करना है, बट इस चीज को उतना लंबा ना जाके, पहले वॉल्यूम ना निकाल के फिर डिवाइड ना करके, सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप वो इस्तेमाल करो, क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब अगर हमको नंबर ऑफ मोल चाहिए सर, तो इस इक्वेशन को अगर मैं एन को लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं, पीवी अपॉन आर टी। बिल्कुल भैया, पी क्या है, प्रेशर गिवन है क्या, बिल्कुल 2 ATM कितना, तो पी की जगह 2 रख दो। वी क्या है, वॉल्यूम गिवन है क्या, बिल्कुल 50, अपॉन आर, आर की वैल्यू होती है, याद कर लो 0.0831, ठीक है, या फिर 813 होता है, 0.0813, आर गैस कांस्टेंट होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू, तो 0.0383 इसको याद रख लो अभी तक फिलहाल के लिए, और इनटू टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर यहाँ 27 डिग्री है, बट यहाँ केल्विन में रखना पड़ता है, तो इस 27 डिग्री को केल्विन कैलकुलेट करोगे तो 0 डिग्री में 273 केल्विन होता है, तो 27 डिग्री में क्या होगा 273 केल्विन प्लस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जोड़ दोगे जब आप तो टोटल आएगा 300, तो यहाँ पुट कर लो 300। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ कि कितना आया, ऐसे निकलेगा। तो आखिरी केस में जब भी ना तो एसटीपी हो ना तो एनटीपी हो, तो आप हमेशा नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी।
तो n निकालेंगे तो पीवी अपॉन आर टी, आर की वैल्यू 0.083 याद कर लीजिए फिलहाल के लिए। टेम्परेचर हमेशा केल्विन से सेंटीग्रेड में नहीं केल्विन में रखेंगे, और प्रेशर आपको गिवन होगा, वॉल्यूम आपको गिवन होगा, बस वैल्यू पुट करके इसका आंसर बताओ जल्दी से। n की वैल्यू कितनी आ रही है लास्ट में n की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जल्दी, आखिरी वाले n की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी आ रही है। 4, एब्सोल्युटली करेक्ट, 4 मोल आएगा इसका आंसर, बहुत बढ़िया। तो अब आप कैलकुलेट कर ले जाओगे, इसका आंसर होगा 4 मोल, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क को हटा के यहाँ 4 कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? ऐसे सॉल्व करेंगे तो लो हमारा ये छठा भी सॉल्व हो गया। तो अगर एसटीपी एनटीपी नहीं भी दिया हो फिर भी कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता दिया। क्लियर है, समझ आया? चलिए चलिए, अगर समझ आया तो टाइप 3 भी यहाँ आपका निपट गया। अब कुछ लिमिटेड टॉपिक जैसे परसेंटेज कंपोजिशन, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह बचा हुआ है, वो मैं जल्दी से निपटा दूंगा, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को एंड करते हैं।